गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसे लाइक जरूर कर दें। और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है, जो लोगों को एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है कि अपने देश के प्रति, अपने देश को सही दिशा में ले जाने या फिर कुछ अच्छा सही चीज करने के लिए अपने अंदर एक प्रेम भावना जागृत करना, उसी को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। निरंकुशवाद से क्या समझते हैं, तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण, किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। उसके बाद फ्रेडरिक फ्रेडरिक सोरियो कौन था, तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था, जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता और ज्ञानोदय राष्ट्र को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर जनमत संग्रह। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। और उसके बाद है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है, एक ऐसी परंपरा जिसमें पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू किया जाता है। उसके बाद हो गया उदारवाद। उदारवाद क्या है, तो उदारवाद मतलब यहाँ पर आज़ादी, एक तरह से कह सकते हैं आज़ादी, जिसमें नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये था। उसके बाद 1815 की वियना संधि की क्या उद्देश्य था, तो 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था वाटरलू के मैदान में, तो वहां पर उसके साथ एक संधि किया गया था वियना में जाकर, जिसे वियना की संधि के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या उद्देश्य था, तो उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन ने युद्ध के दौरान जीता था, नेपोलियन ने अपना संधि कर रखा था, और उस सभी को खत्म करना था। उसके बाद करें कि बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। तो वही चीज हुआ था कि उससे पहले 1789 तक बुर्बो राजवंश का लुई 16वां ने राज किया था, राजा पर वहां पर बने हुए थे। उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में वहां पर राजा बना था, तो है कि 1815 में खत्म हो जाने के बाद उसका शासनकाल, उसके बाद वहां पर फिर लुई 18वां को वहां राजा बनाया गया था। कुल मिलाकर है कि वहां पर बुर्बो वंश को फिर से बहाल करना था। उसके बाद फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना, ताकि भविष्य में फ्रांस इस तरह से विस्तारवादी न कर सके जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब कह रहे हैं कि जोल्वेराइन क्या है, तो जोल्वेराइन क्या था, एक व्यापारी शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए थे, और उसमें है कि जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्रीयता में बांध देना, इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। उसके बाद कह रहे हैं कि मेजनी कौन था, तो मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिसका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था, और यह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था, और 1831 में जाकर यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 संगठन का स्थापना किया था। बस इतना याद रखना है। मेटरनिक युग क्या था, तो मेटरनिक युग किसे कहा जाता है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अच्छा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी इस तरह से आ सकता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव के नजरिए से भी पढ़ना है। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। वह उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं करो। ये इसका काल चला था 1815 से 1848 तक है कि काल इसका चला था पूरा, जिसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन करें कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं आई थी, तो इसमें कई बाधाएं आई थी, अनेक बाधाएं लिख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं आई थी। 19वीं सदी 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बट गया था।
जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी और सभी छोटे बड़े साम्राज्य अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। और दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होना और पर्सा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की थी। बाद में है कि जब 1789 में लुई 16वां को मार दिया गया, उसे आंदोलन करके हटा दिया गया राजगद्दी से, तो उसके बाद फिर कुछ साल के बाद आने के 1804 में है कि फ्रांस का राजा घोषित किया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को, जिसने अपना है कि नियम व्यवस्था बनाया था, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन करें कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इसका मुख्य कारण क्या था। तो मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप की नीति। अच्छा, इसके बाद करें कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एकीकरण संभव हो। और दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज्यादा भागों में बंट चुका था, जिसके दो सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और पर्सा था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि पर्सा जर्मनी को अपना अधीन करना चाहता था। ये इस तरह से बाधा यहाँ पर था। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो उसने क्या किया था। यूरोप में राष्ट्रीय की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिक को अभिजात्य वर्ग या परिवेश से उसे बाहर कर दिया और उसे अखबार, सड़कों और सर्वधारण की वस्तु बना दिया, जिसे यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को क्या किया था, भौगोलिक नाम का परिधि यहाँ पर इससे बाहर कर दिया था। उसे राजनीति और वास्तविक रूपरेखा प्रदान की थी। इस तरह से उसने वहां पर भूमिका निभाया था। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है। एक देख लेना, जेत्सेपी मैत्सिनी, काउंट काबूर, ये दोनों देख लेना है। जेत्सेपी मैत्सिनी, तो जेत्सेपी मैत्सिनी क्या था। इटली का महान क्रांतिकारी था, जिसका जन्म 1807 जिनेवा में हुआ था। वह कार्बनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था, जो 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 संगठन का स्थापना किया था, यंग इटली और यंग यूरोप, और उसके समान विचार रखने वाले युवक को उसमें शामिल किया। और इसमें मेजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकत्रित कर गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। वह राजतंत्र का घोर विरोध करता था, इसलिए मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। और काउंट कैमिले दे काबूर, इसके बारे में बोलेगा तो काउंट कैमिले दे काबूर इटली के सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। वह इतालवी की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिनकी सहायता से 1859 में उसने ऑस्ट्रिया का पराजित किया था। इस प्रकार काबूल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1861 में इटली का एकीकरण संभव हो पाया और सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया था। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसमें राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया,
फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद ही रह गया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठक और प्रदर्शनों में शिरकत की। उसके बाद है कि परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचार में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से यहाँ पर भूमिका निभाई। और क्वेश्चन इटली का एकीकरण की प्रक्रिया। इटली एकीकरण की प्रक्रिया को यहाँ समझना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है, इटली एकीकरण में विक्टर इमैनुअल द्वितीय वित्त मंत्री प्रमुख काबूर द गैरिबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। क्या करें कि इटली अनेक वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी गई थी। और कह रहे कि शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने यह जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के प्रमुख मंत्री काउंट काबूर को दे दिया, जो प्रधानमंत्री था, जिसमें मंत्री प्रमुख काबूर ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन को नेतृत्व किया था। और उसके बाद फिर काबूल ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की और फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया था। उसके बाद कह रहे कि गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का भी समर्थन पाने में सफल रहा। इस तरह से अपने आंदोलन में सफल हो गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण पूरा हो गया और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो इस क्वेश्चन को भी एक देख लेना है, क्या कदम उठाए थे। तो निम्नलिखित कदम उठाए थे यहाँ पर। सर्वप्रथम पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। दूसरा इसमें पॉइंट देना है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना, जिसने पहले राज्य ध्वज की जगह ले ली। तीसरा इसमें पॉइंट देना है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा देना है पॉइंट इसमें, राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। उसके बाद एक और पॉइंट दे देना है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। अच्छा, इसमें एक इस क्वेश्चन को भी देख लेना है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था। तो इसमें ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में निम्न प्रकार से भिन्न था। 18वीं सदी, पहला पॉइंट देना है, 18वीं शताब्दी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के फल स्वरूप हुआ था। इसमें ब्रिटेन द्वीप समूह पर एक साझी नस्ल के अंग्रेज, स्कॉट, ब्रिटिश और आयरिश लोग रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। और दूसरा पॉइंट देना है
कि जैसे जैसे अंग्रेज राष्ट्र की धन दौलत शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हो गया। और अगला पॉइंट एक दे देना है कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद 1688 में राजतंत्र में ताकत छीन ली थी। इस संसद के द्वारा एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का संगठन हुआ। इसमें इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व व्यवहारिक रूप से स्थापित हो गया था। इसे इतना ही डाल देना है, हो जाएगा। उसके बाद बहिष्कार शब्द का क्या तात्पर्य है, तो उसे नहीं अपनाना, यानी कि आमतौर पर विरोध का एक रूप है बहिष्कार, जिसका अर्थ होता है किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार कर देना। रोलट एक्ट क्या था? यह एक कानून था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया था। यह एक काला कानून माना जाता है भारतीयों के लिए। इसमें क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था अंग्रेजों के सिपाहियों को। क्वेश्चन आगे करें कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? तो भारत लौटने के बाद 1917 ईस्वी में बिहार चंपारण आंदोलन में एक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया गया था, जो नील की खेती जबरदस्ती कराया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा चंपारण के किसानों के द्वारा। तो इसको यहाँ पर खत्म करने के लिए वहाँ पर इसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो अली बंधुओं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही क्यों चलाया? तो महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीय के सहयोग से ही हुई थी और वह शासन इसी के सहयोग के कारण चला पा रहा था। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन यहाँ पर भारत से खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इसीलिए उसका गठन किया गया था साइमन कमीशन का। यहाँ पर कह रहे असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विदेशी वस्तुओं का जो आयात था बहुत ही ज़्यादा घट गया था और उसका नुकसान बहुत हो गया था। बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब कपड़ों को इकट्ठा करके जलाया गया। 1922 के बीच 21 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था, जिसमें कि उसका कीमत 102 करोड़ से घटकर केवल 57 करोड़ ही रह गया था। इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया था और कई सारे व्यापारी जो थे वे विदेशी चीज़ों में अब है कि पैसा लगाने से इनकार करने लगे थे। उसके बाद करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च को हुआ था, जिसमें इरविन के बीच समझौता हुआ था। इसमें समझौता में क्या बोला गया था कि सरकार ने वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो इसी समझौता के कारण ही महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे। अब कह रहे हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायिका में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास करना था। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो पहले विश्व युद्ध किस तरह से योगदान दिया? तो निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिख देना है या तो फिर अब चाहे तो इसमें पूरा का पूरा डाल सकते हैं, इसमें सेंटेंस बनाकर एक पैराग्राफ जैसा। कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होने से रक्षा व्यय में काफी वृद्धि हुई
और दूसरा पॉइंट डाला हुआ है यहाँ पर कि युद्ध में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय पर भी कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। युद्ध के समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई, जिसके कारण जन साधारण को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। गांव में युवकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। और कह रहे हैं कि 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश के बहुत सारे भागों में फसल नष्ट हो गई थी, तबाही आ गया था, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई थी, जिसमें है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। लाखों आदमी कितना महामारी और अकाल के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे जाने की एक सूचना प्राप्त होती है। अगला पॉइंट एक देना है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू किया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय और तेज हो गया और सभी में गुस्सा फूट गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो रोलेक्ट एक्ट जो था, भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के विरोध में निम्न कारण से थे, जिसमें है कि गांधी जी ने 1919 में रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और एक पॉइंट ये दे देना है कि रोलेक्ट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसमें है कि भारत के लोग अगर किसी एक स्थान पे दो से अधिक लोग अगर जमा होते हैं तो अंग्रेजी सिपाही किसी भी तरह से अगर देख लेते हैं तो उसे उठाकर जेल में बंद कर देंगे, बिना कोई कारण, बिना कोई वजह और बिना मुकदमा चलाए उन्हें 2 सालों तक जेल में बंद रखा जाएगा। तो ये सभी कारण था रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने का। और क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसमें क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी को वापस इसे ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। इसका वापस लेने का निम्न कारण था। क्या क्या कारण था? तो महात्मा गांधी जी ने चाहते थे कि जो भी आंदोलन हो वो शांतिपूर्ण हो, अहिंसक तौर से हो, अहिंसक तरीके से। लेकिन यहाँ क्या हुआ था कि इसका विपरीत हो गया था, जिसमें है कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए महात्मा गांधी ने अच्छा, इसके बाद और था कि 1922 में गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा बाजार में उधर से गुजर रहे शांतिपूर्ण जुलूस के साथ पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें है कि हिंसक टकराव उत्पन्न हो गया था। और है कि भारत के लोगों ने फिर है कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी था उसे सब आग लगा दिया, जला दिया था और वहाँ जितने पुलिस लोग थे उन्हें भी जिंदा जला दिया गया था। इस तरह से हिंसक रूप ले लिया था यह आंदोलन, इसलिए महात्मा गांधी सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो उठेगी और आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा, इसलिए अनेक निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसे वापस अच्छा हाँ, तूने ये हिंसक हो जाएगा, जिससे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा फिर से पुनरावृत्ति ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, क्या सोचा और क्या निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाए। इसके बाद एक इसे पढ़ लेना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? इसमें रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे, जिसमें अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। लेकिन यहाँ भारतीय लोगों को पता नहीं था और वहाँ बैसाखी का मेला मनाने के लिए सभी लोग जमा हुए थे, जिसमें अ, बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में मेले का आयोजन किया गया था। अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया और काफी अवैध घोषित करने के बाद वहां पर जाकर चारों तरफ से घेर कर सभी दरवाजों से घेर कर है कि अंधाधुंध गोलियां चला दी, फायरिंग कर दी, जिसमें है कि कई लोगों को जान चला गया, सैकड़ों लोगों की जान चला गया इसमें। तो इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और उस आयोग का रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया गया था। इससे महात्मा गांधी असहमत थे, असहयोग
असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया था। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें डालना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे पूरे भारत में रोष की लहर फूट पड़ी थी। एक क्वेश्चन है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखें। तो साइमन कमीशन 1929 की आर्थिक मंदी का असर भारत पर भी पड़ा था। कृषि उत्पादन की मांग गिरने लगी थी। गिरने से ग्रामीण क्षेत्र में भारी उथल पुथल हो गया था और इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन के नए टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया, जिसमें है कि दूसरा है पॉइंट राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना, परंतु इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ये सारे अंग्रेज थे। इस तरह से इसमें पॉइंट इतना डाल देना है। और एक खिलाफत आंदोलन संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, जो कि कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1914 से 1918 हुई। तो अंग्रेजों ने यह घोषणा की कि मुस्लिम जगत के आध्यात्मिक नेता खलीफा की शक्ति और पद को समाप्त कर दिया जाएगा और ओटोमन साम्राज्य पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी। दुनिया भर के मुस्लिम संप्रदाय ने इसका तीव्र विरोध किया और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए और उनकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए 1919 में मुंबई में मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया और मोहम्मद अली शौकत अली दोनों जो थे वो साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ वार्तालाप की और सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी सहित दूसरे अन्य नेताओं ने यह बात मान ली कि खिलाफत आंदोलन के जन समर्थन अथवा स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। उसके बाद एक इसको देख लेना पूना पैक्ट। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। उनका मानना था कि दलित वर्ग की समस्याओं का समाधान, उनकी सामाजिक अपंगता का निवारण केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही किया जा सकता था। उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जोर शोर से समर्थन किया। इस विषय पर गांधी जी ने उनका गंभीर विवाद हुआ। इसी बीच सरकार ने अम्बेडकर की बात मान ली। इसके विरोध में गांधी जी ने अब पुणे की यवरता जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर बाद में क्या हुआ? अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की मध्यस्थता में महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये देख लेना है कि शहरों में असहयोग आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, क्यों? तो इसका कारण ये था कि असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था। इसकी शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसका निम्न कारण था। क्या निम्न कारण था? कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था, जिसे गरीब खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो ब्रिटिश दूसरा इसमें पॉइंट है कि ब्रिटिश संस्थानों ने बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, जिससे विद्यार्थी और शिक्षक ब्रिटिश संस्थानों में लौटने लगे थे। और एक और पॉइंट देना, वकीलों ने भी दोबारा सरकारी अदालतों में योगदान देना शुरू किया, क्योंकि दूसरी ऐसी अदालत नहीं थी जिसमें वकील काम कर सके। तो अपना रोजगार के लिए है कि सभी मजबूर थे और है कि इस तरह से शहरों में असहयोग आंदोलन जो है कि धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने भाग या हिस्सा क्यों लिया था? तो इसका क्या आंसर डालना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने हिस्सा लिया क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर वैश्विक पाबंदियां नहीं होगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। और अगला पॉइंट इसमें दे देना है कि धनी किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। वे चाहते थे कि लगान में कमी की जाए। तो सभी अपना अपना हित के लिए है कि लड़ रहे थे।
और इसी कारण से है कि असहयोग इसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन में सभी भाग लिए थे। एक क्वेश्चन ये देख लेना है, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था, किंतु 1922 के आते आते आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसका कई कारण थे। योग्य नेतृत्व का अभाव, जो नेतृत्व कर रहे थे वे सही तरीके से योग्य नहीं थे। आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की तथा शीघ्र ही यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गई। लोगों ने अति उत्साह से यह आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग्य नेतृत्व के अभाव में आंदोलन को सही दिशा नहीं मिल पाया। दूसरा है कि आर्थिक कारण, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पर किया गया था। लोगों को खादी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया था, लेकिन यह खादी कपड़ा महंगा था, इसलिए कि विदेशी कपड़ा को ही अपना रहे थे गरीब किसान, गरीब लोग। अच्छा, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव था। ब्रिटिश संस्थान का बहिष्कार से नई समस्या पैदा हो गया था। स्कूल, कॉलेज, अदालत और बहिष्कार ये सभी में, तो वहाँ उसके लिए रोजगार नहीं होता पा रहा था, तो इसका वैकल्पिक होना चाहिए था, जो नहीं था, इसलिए है कि यह असफल हो गया था। उसके बाद एक रोलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? तो यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन के हो रहे प्रतिरोधों के खिलाफ ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 ईस्वी में एक कानून पारित किया था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसमें क्या था कि 1918 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति को यह निर्देश दिया गया कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह से कानून बनाए जाए, क्योंकि देश के कानून अपर्याप्त है। तो इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए और जेल में बंद रखने का अधिकार था। ये सारा चीज था जिस कारण से इसका विरोध किया जा रहा था, जिसमें है कि इस नागरिकों ने क्या किया, इसमें अवज्ञा आंदोलन में हड़ताल पर जाने लगे और इसके खिलाफ विभिन्न शहरों में रैलियां, जुलूस और आयोजन किया जाने लगा। रेलवे कामगार हड़ताल पर चले जाने लगे, दुकानें बंद हो गया। इस तरह से अमृतसर में बहुत सारी स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था इस सब के एवज में। तो दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें कई लोग, यानी कि इसमें लोग उग्र हो उठे और बैंक, डाकघरों, रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे। इस तरह से यहाँ पर इसका विरोध किया गया था। अब इसके बाद है इसमें कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना, किसी वस्तु, सेवा, विचार, प्रति, पूंजी, बौद्धिक संपदा, ये सभी में क्या करना है कि विश्व के प्रत्येक देश के अन्य देशों के साथ प्रतिबंधित आदान प्रदान करना। G77 क्या है? तो 1950 क्या कह रहा है कि 50 से 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए इन्होंने अपना एक नया समूह बनाया, जिसे G77 के नाम से प्रसिद्ध या G77 रखा गया। आगे कह रहे कि गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं? तो औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देश में ले जाया जाता था, उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अच्छा, वीटो क्या है? वीटो क्या है? वोट देने का अधिकार है, जिसमें कह रहा है कि निषेधाधिकार, इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एक सहमत हो, पर एक देश प्रस्ताव के पक्ष नहीं है, तो वह एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है। यानी कि वीटो अभी, जैसे यूएन वीटो जो है 5 देशों को मिला है, तो 5 देश में अगर उसमें कोई प्रस्ताव लाया जाता है और किसी एक देश जिसको वीटो मिल चुका है 5 देश, उसमें से किसी एक देश को अगर वह प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा तो वीटो कह देगा वीटो, बस वो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। तो ये है वीटो।